Hello everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study Central Council of Ministers, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। लास्ट टॉपिक हमने किया था प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। आई होप आप सबने रिवाइज किया होगा। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सबसे पहले आपके लिए, आप न्यू हैं आज, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ पे भारत में। कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। उससे पहले लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में दो तरीके के सिस्टम चलते हैं। एक चलता है संसदीय प्रणाली, दूसरा चलता है अध्यक्षीय प्रणाली। तो इंडिया में है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली है तो यहाँ पे संसद होगी। संसद समझते हैं आप लोग, जो प्राइम मिनिस्टर, जहाँ प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है पूरी, तो वो आपकी एक संसद होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा प्रधानमंत्री कंप्लीट हो गया है, उससे पहले प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया है, और आज मैं करवाने वाली हूँ आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यानी कि जो प्रधानमंत्री के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिपरिषद है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल क्यों? क्योंकि केंद्र में है। राज्य में है तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और अगर केंद्र में है तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। कौन से पार्ट में आती है ये? पार्ट 5th पार्ट में आती है हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, आर्टिकल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 74 to 78। इट मीन्स 74, 75, 76, 77, 78। इसमें, इस पार्ट में और इस आर्टिकल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को डिस्क्राइब किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एड और एडवाइस से ही कार्य करेगा। यानी कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, ये किसकी? प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को सहायता करेगी एंड एडवाइस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगी। प्रेसिडेंट है जो, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा। इस बात को समझे आप लोग? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इस वर्ड को समझते हैं आप लोग? मंत्रियों की क्या है? परिषद है। जैसे कि आप सब यहाँ बैठे हैं, आप समझ लीजिए आप सब मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, तो आपकी ये परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ये। तो इसी तरीके की, और उसका लीडर कौन होता है? प्रधानमंत्री लीडर होता है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये हमारी जो हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को ये क्या करती है? सहायता करती है और एडवाइस करती है। और जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, तो प्रेसिडेंट को उसके ही अकॉर्डिंग कार्य करना होता है। प्रेसिडेंट शैल एक्ट in accordance with advice of Council of Ministers।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस देंगे उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कार्य करेगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि अब प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट भी कर सकता है। प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इस कोई बिल है उस पर पुनर्विचार कीजिए, रिकंसिडर कीजिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको रिकंसिडर करती है, लेकिन पुनर्विचार करने के बाद जो भी डिसीजन होता है उसको प्रेसिडेंट को फॉलो करना ही है। समझ में आया पॉइंट? तो सेकेंड टाइम में जब रिकंसिडर के बाद जो भी डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर प्रेसिडेंट को कार्य करना है। तो आफ्टर रिकंसिडरेशन according to Council of Ministers। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है आर्टिकल 74 में कि जो भी एडवाइस मिलती है राष्ट्रपति को उसको किसी भी कोर्ट में इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। समझ गए आप लोग? जो भी प्रेसिडेंट को एडवाइस मिल रही है मंत्रिपरिषद से, किसी भी कोर्ट में उस एडवाइस की, उस सलाह की जांच नहीं की जाएगी। समझ में आया? तो ये क्या हुआ है? नो कोर्ट, कोर्ट यानी कि जुडिशरी, नो कोर्ट कैन इन्वेस्टिगेट, मीन्स जांच नहीं कर सकता है। नो कोर्ट कैन इन्वेस्टिगेट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों? क्योंकि आपको एक सीक्रेसी की भी ओथ होती है, तो आप वो तो ठीक है प्राइम मिनिस्टर को होती है, बट आप यहाँ पे याद रखिए कि कोई भी कोर्ट इंक्वायरी उसमें नहीं कर सकता, जांच नहीं बैठा सकता है कि प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस मिली है। समझ में आई ये पॉइंट आपको? बस ये इतने पॉइंट्स हैं 74 में। ये आपको क्लियर है सारे पॉइंट्स? कोई अनक्लियर डाउट हो मुझसे आप पूछ लीजिए। अभी क्लियर है? आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 एक बार और मैंने क्लास में डिस्कस किया है, कोई आप में से बता सकते हैं कुछ उसके जो मेन पॉइंट्स हैं? आर्टिकल 75 में क्या है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका करेगा? पहले प्रधानमंत्री का करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से बाकी मंत्री करेगा। हाँ, आपको ये चीज़ रिमेंबर हुई है, अभी फॉरगेट कर गए थे आप सभी। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट करेगा प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सेकंड पॉइंट है कि जो अन्य मंत्री हैं, अदर मिनिस्टर्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, बट किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड विथ एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है टू द लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। इस चीज को समझते हैं? बताइए क्या है?
मतलब सभी जो मंत्री परिषद है, मतलब जितने भी मंत्री लोग हैं वो लोकसभा में जितने भी काम वगैरह सारे वो देखेंगे और कोई भी गड़बड़ होगी तो इन लोगों पर बात आएगी, है ना? ऐसे। हाँ, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का और कोई मतलब बताएं? सामूहिक। हाँ, सिंपल सी बात है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, यानी कि लोकसभा के लिए कोई एक मंत्री उत्तरदायी नहीं है। जैसे कि पॉलिसीज़ बनती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। समझ में आया आपको ये बात? तो जब इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, जैसे कि आवास योजना है या हर घर जल है, ये स्कीम्स हैं। अगर इनका टारगेट होता है कि इतने सालों में हमें इतना इतना टारगेट कंप्लीट करना है, समझते हैं इस बात को, या हमें इतने टाइम में इतने सारे घर बनवाने हैं, ये टारगेट होता है। अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता है या कोई पॉलिसी है जो गलत है, तो उसके लिए कोई एक मंत्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पॉलिसी मंत्री के द्वारा लाई गई है, स्कीम लाई गई है, तो वो रिस्पॉन्सिबल अकेले हैं, नहीं, तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है। और अगर सरकार का क्या होता है, कॉन्फिडेंस, मतलब विश्वास मत होता है लोकसभा में। अगर लोकसभा में विश्वास मत चला जाता है तो उससे फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट आपकी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी और फिर से री इलेक्शन होगा, दोबारा से इलेक्शंस होंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, ये दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। इसका मतलब क्या है, वो एक साथ ही चलते हैं, एक साथ ही डूबते हैं, एक साथ ही स्विम करते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं है, ओनली टू लोकसभा। ये है हमारा आर्टिकल 75। फिर मैं बात करती हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पे, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। 2003 में 91st संवैधानिक संशोधन हुआ है। उसकी दो मुख्य बातें हैं। फर्स्ट क्या है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, 15% ही होगी लोकसभा की। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 545, 545 टोटल मेंबरशिप, ठीक है। हाँ, सॉरी, एंग्लो इंडियंस को, कम्युनिटी को हटा दिया है, तो 543 है। अब 543 का 15%, 15% वो क्या होगा आपका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जैसे कि लोकसभा में कितने हैं, 543 लोग हैं, उसका 15% ही मंत्रिपरिषद होगा। समझ में आया? तो 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा, तो लोकसभा का 15% मंत्रिपरिषद है आपकी। ये पहला अमेंड, इसमें बात थी, पॉइंट। फिर है 91st में, फिर और क्या बात है, जब 91st संशोधन हुआ संविधान में, सेकंड पॉइंट ये है डिफेक्शन, दल बदल कानून। उसमें क्या है, अगर किसी भी मंत्री की सदस्यता सदन से चली जाती है, डिसमिस हो जाता है वो सदन से, तो ऑटोमेटिक उसकी जो मंत्री की जो पोस्ट है वहाँ से भी वो डिसमिस हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है मैंने क्या कहा है? कि क्या बोला है मैंने? डिसमिस हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद से हाँ, कोई भी सदन, देखिए कोई भी सदन हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। सेकंड बात ये है, कोई भी पार्टी हो सकती, किसी भी पार्टी का वो मंत्री हो सकता है। अगर उसकी सदस्यता किस बेसिस पर, दल बदल कानून के बेसिस पर चली जाती है, ऑटोमेटिकली उसका मंत्री है जो, उसकी पोस्ट उससे खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी सीट। आप समझ गए? तो उस बेसिस पे उसको डिसमिस कर दिया जाएगा।
डिफेक्शन के बेसिस पे मेंबरशिप लोकसभा से या राज्यसभा से डिसमिस होती है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वहाँ से भी क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। वैकेंट हो जाएगा। ये आपके 91st संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसमें ये दो मेन पॉइंट्स आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है आर्टिकल 75 में, हाँ एक चीज़ और है कि जब कोई व्यक्ति है, कोई मेंबर नहीं है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है और वो डायरेक्ट मंत्री बन जाता है, तो विद इन 6 मंथ के अंदर उसे मेंबरशिप सदस्यता लेनी होती है। लेकिन अगर उसे सदस्यता नहीं ली है तो भी उसको मंत्री के पद से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आप समझे इस बात को? जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसको डायरेक्टली मंत्री बना दिया गया है, ठीक है, तो मंत्री बनाने के 6 महीने मिलते हैं, उसमें आप सदस्यता लीजिए लोकसभा की या राज्यसभा की। अगर नहीं लेते हैं तो आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। समझ में आई ये बात? शपथ कौन दिलवाता है? मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति। तो ये भी प्रोविजन इसके अकॉर्डिंग ही है कि प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर ओथ। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके जो सैलरीज है या अलाउंसेस हैं, ये पॉइंट शो कर रहा है। ओके, तो 6 पॉइंट क्या है आपका कि जो सैलरीज हैं और अलाउंसेस हैं, यानी कि जो सैलरीज को क्या बोलते हैं, वेतन भत्ते हैं, तो वो कैसे डिसाइड, वो पता है कैसे चलेगा कितने करने चाहिए? वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा, संसद ही डिसाइड करेगा। जो सांसद हैं आपके, सांसद नहीं, जो मंत्री परिषद है आपकी, मंत्री हैं, इनकी जो अलाउंसेस हैं, सैलरीज है, वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट, संसद। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 6 पॉइंट को। और ये सांसद के बराबर हो जाए ना प्रधानमंत्री का वेतन। हाँ हाँ, तो जिसकी सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, मैंने बताया था, जैसे कि कोई हाउस का रेंट है वो फ्री हाउस है, या आपका सर्विस फीस है जो, वो भी सब फ्री है। तो इस तरीके की जो अलाउंसेस हैं वो सब पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 आज हमने पढ़ा। इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछिए। सभी को सब कुछ समझ में आ गया? यस मैम। ओके, थैंक यू।